गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपने संचयन पुस्तक की पाठ 2 स्मृति का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के लेखक हैं श्री राम शर्मा। उन्होंने अपने बचपन की कोई एक ऐसी घटना जो उनके जीवन में यादगार के रूप में रही, उसको इस पाठ के अंतर्गत उन्होंने उकेरा है। स्मृति का अर्थ क्या होता है? याद। कुछ न कुछ हमारे जीवन में ऐसी घटना हो जाती है जो हमको पूरी उम्र याद रहती है, चाहे वो बचपन की बात हो, बचपन की कोई शरारत हो या स्कूल का कोई ऐसा किस्सा हो, वो हमको याद रहता है। तो यहाँ पर श्री राम शर्मा ने भी स्मृति के माध्यम से इस पाठ में अपने बचपन की एक घटना को उकेरा है। देखिए, सन 1908 की बात है। दिसंबर का आखिरी या जनवरी का प्रारंभ रहा होगा। चिल्ला जाड़ा पड़ रहा था। 2-4 दिन पूर्व कुछ बूंदाबूंदी हो गई थी, इसीलिए शीत की भयंकरता और भी बढ़ गई थी। सायंकाल के 3:30 या 4 बजे होंगे। कई साथियों के साथ यहाँ पर मैं किसके लिए आया है? लेखक के लिए। झरबेरी के पेड़ तोड़ तोड़ कर खा रहा था कि गांव के पास से एक आदमी ने जोर से पुकारा कि तुम्हारे भाई बुला रहे हैं, शीघ्र ही घर लौट जाओ। मैं घर को चलने लगा। साथ में छोटा भाई भी था। लेखक के साथ और कौन था? उसका छोटा भाई। भाई साहब की मार का भी डर था, इसीलिए सहमा हुआ चला जाता था कि कहीं भाई साहब पीट न दे। समझ में नहीं आता था कि कौन सा कसूर बन पड़ा है। डरते डरते घर में घुसा। आशंका थी कि बेर खाने के अपराध में ही तो कहीं पेशी न हो, पर आंगन में भाई साहब को पत्र लिखते पाया। अब पिटने का भय दूर हुआ। हमें देखकर भाई साहब ने कहा, इन पत्रों को ले जाकर मक्खनपुर डाकखाने में डाल आओ। ये चिट्ठियाँ बहुत ज़रूरी है, जिससे शाम की डाक में ये चिट्ठियाँ निकल जाए। जाड़े के दिन थे ही, तिस पर हवा के प्रकोप से कभी भी लग रही थी। हवा मज्जा तक ठिठुरा रही थी, इसीलिए हमने कानों को धोती से बांधा। माँ ने भुजाने के लिए थोड़े चने एक धोती में बांध दी। जाड़े के दिन थे, तिस पर हवा के प्रकोप से कपकपी लग रही थी। हवा मज्जा तक ठिठुरा रही थी, इसीलिए हमने कानों को धोती से बांधा। माँ ने भुजाने के लिए थोड़े चने एक धोती में बांध दिए। हम दोनों भाई अपना अपना डंडा लेकर घर से निकल पड़े। उस समय उस बबूल के डंडे से जितना मोह था, उतना उस उम्र में राइफल से भी नहीं था। मेरा डंडा अनेक सांपों के लिए नारायण वाहन हो चुका था। मक्खनपुर के स्कूल और गांव के बीच पड़ने वाले आम के पेड़ों से प्रतिवर्ष उससे आम झुरे जाते थे। आगे देखिए, मक्खनपुर के स्कूल और गांव के बीच पड़ने वाले आम के पेड़ों से प्रतिवर्ष उससे आम झुरे जाते थे। इस कारण वह मूक डंडा सजीव सा प्रतीत होता था। प्रसन्न वदन हम दोनों मक्खनपुर की ओर तेजी से बढ़ने लगे। हम दोनों कौन? लेखक और उसका छोटा भाई। चिट्ठियों को मैंने टोपी में रख लिया, क्योंकि कुर्ते में जेबें नहीं थी। हम दोनों उछलते कूदते एक ही सांस में गांव से 4 फलांग दूर उस कुएं के पास आ गए, जिसमें एक अति भयंकर काला सांप पड़ा हुआ था। कुआं कच्चा था और 24 हाथ गहरा था। उसमें पानी भी नहीं था। उसमें न जाने सांप कैसे गिर गया था, कारण कुछ भी रहा हो। हमारा उसके कुएं में होने का ज्ञान केवल 2 महीने का ही था। जैसा कि आपको पता है कि बच्चे नटखट होते हैं, मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली हमारी टोली पूरी वानर टोली थी। तो यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि बच्चों का पूरा एक समूह झुंड उनके साथ रहता था, जो वानर टोली के नाम से था। और इस तरह से वो मक्खनपुर पढ़ने जाते थे और वहाँ से लौटते समय आते थे और शरारतें करते थे। सबसे पहले हमको कुएं में उचकने की सूझी। सबसे पहले उचकने वाला मैं ही था कि देखूं उसमें झांक कर कि क्या है। कुएं में झांक कर एक ढेला फेंका, एक मिट्टी का एक ढेला फेंका कि उसकी आवाज़ कैसी होती है। उसके सुनने के बाद अपनी बोली की प्रतिध्वनि सुनने की भी इच्छा हुई, पर कुएं में ज्यों ही ढेला गिरा त्यों ही एक फुसकार सुनाई पड़ी। कुएं के किनारे खड़े हुए हम सब बालक
पहले तो उस फुसकार से ऐसे चकित हो गए कि जैसे किलोले करता हुआ मृग समूह की हिरणों का एक झुंड जो ऊंची लंबी लंबी फलांग लगाता हुआ अति समीप के यानी पास में ही कुत्ते की भौंक से चकित हो जाते हैं, उसी तरह से जैसे ही हमने कुएं में ढेला डाला और फुसकार सुनी तो हम भी एक तरह से चकित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। उसके उपरांत सभी ने उछल उछल कर एक एक ढेला फेंका और कुएं में आने वाली क्रोधपूर्ण फुसकार के साथ कह कहे लगाए। अब आगे देखिए, तो इस तरह से लेखक बता रहे हैं कि किस तरह से उनके बचपन की एक घटना उनकी यादगार रही। आगे देखिए, अब देखिए, गांव से मक्खनपुर जाने और मक्खनपुर से लौटते समय प्राय प्रतिदिन ही अब कुएं में ढेले डाले जाते। अब उनका रोज का नियम बन गया कि किस तरह से पत्थर डालें, उसमें ढेला डालें कुएं में और शरारत करते हुए मस्ती से बढ़े। मैं तो आगे भागकर आ जाता था और टोपी को एक हाथ से पकड़कर दूसरे हाथ से ढेला फेंकता था। ये रोजाना की आदत सी हो गई। सांप से फुसकार करवा लेना मैं उस समय बड़ा काम समझता था, इसीलिए जैसे ही हम दोनों उस कुएं की ओर निकले, कुएं में ढेला फेंककर फुसकार सुनने की प्रवृत्ति और जागृत हो गई। तो उस दिन भी लेखक और उसका छोटा भाई जो था वो चिट्ठियां डालने के लिए मक्खनपुर जा रहे थे। तभी उनकी जब बीच में पड़ने वाला कुआं था तो रोज़ उस कुएं में ढेला डालते थे। तो उस समय भी उनकी इच्छा हुई कि कुएं में ढेला डाल दिया जाए। तो आगे देखिए बच्चों, इस तरह से लेखक और उसके जो छोटा भाई था वो मक्खनपुर जा रहे थे और उन्होंने जब रास्ते में पड़ने वाला जो कुआं था उसमें उन्होंने जैसे ही देखा कि इसमें रोज की जैसे ढेला डाल दिया जाए, तो देखिए आगे इसमें क्या बताया है। ये देखिए इस तरीके से ये ढेला डालते हुए लेखक और उसके छोटे भाई। अब देखिए जो उसका लेखक और उनके जो छोटे भाई थे वो भी उसके साथ हो गए। जैसे मृग शावक के पीछे एक हिरण के बच्चे के पीछे दूसरा छोटा हिरण का बच्चा जाता है। कुएं के किनारे से एक ढेला उठाया और उछलकर एक हाथ से टोपी उतारते हुए, जैसे कि उनकी रोज की आदत थी, टोपी उतारते हुए जैसे ही सांप पर कुएं में ढेला मारा और उस पर लेखक पर तो जैसे बिजली गिर पड़ी, क्योंकि उसमें उन्होंने क्या रखी थी, टोपी में चिट्ठियाँ रखी थी। सांप ने फुसकार मारी या न मारी, ढेला उसे लगा या नहीं लगा, यह बात अब तक स्मरण नहीं। टोपी के हाथ में लेते ही तीनों चिट्ठियां चक्कर काटती हुई कुएं में गिर रही थी। अकस्मात यानी अचानक, जैसे ही घास चढ़ते हुए हिरण की आत्मा गोली से आहत होकर निकल जाती है और वह तड़पता रह जाता है, उसी तरीके से उसी भांति वे चिट्ठियाँ भी क्या टोपी से निकल गई। मेरी तो जैसे जान ही निकल गई। उनके गिरते ही मैंने उनको पकड़ने के लिए एक झपट्टा भी मारा, ठीक जैसे घायल शेर शिकारी को पेड़ पर चढ़ते देखकर उस पर हमला करता है। तो यहाँ पर लेखक यही बता रहे हैं कि जैसे ही चिट्ठियाँ गिरी तो उनको स्मरण नहीं, उन्होंने फुसकार की आवाज़ पर ध्यान नहीं दिया कि फुसकार, सांप की फुसकार आई है या नहीं आई है। उनका सारा ध्यान जो था केंद्रित किस पर रहा, चिट्ठियों पर। कि जिस प्रकार से घास चढ़ते हुए हिरण को पता भी नहीं रहता है और कब शिकारी उसको मार देता है, गोली उसके सीने के आर पार हो जाती है, उसी तरीके से यहाँ पर शेर का भी उदाहरण दिया है कि शेर जो है, घायल शेर शिकारी को पेड़ पर चढ़ते देखकर भी उस पर हमला करता है और वे पहुँच से बाहर हो चुकी थी चिट्ठियाँ। अब क्या करें, उनको पकड़ने की घबराहट में मैं स्वयं झटके के कारण कुएं में गिर गया होता। लेखक बड़ी फुर्ती से कुएं की तरफ झपटा, जैसे चिट्ठियाँ गिरी, लेकिन फिर भी वह उनको नहीं पकड़ पाया। लेखक बता रहे हैं कि मैं
कुएं में गिर भी सकता था। कुएं की पाट पर बैठे हम रो रहे थे। कौन रो रहे थे? लेखक का छोटा भाई और लेखक। छोटा भाई दाढ़े मार मार कर और मैं चुपचाप आंखें डबडबा कर। पतीली में उफान आने से ढकना ऊपर उठ जाता है और पानी बाहर टपक जाता है। निराशा, पिटने के भय और उद्वेग से, उद्वेग यानी होता है बेचैनी, घबराहट, रोने का उफान आता था। पलकों के ढकने भीतरी भावों को रोकने का प्रयत्न करते थे, पर कपोलों पर आंसू ढुलक ही जाते थे। उन्होंने बहुत कोशिश की अपने आप को संभालने की, लेकिन फिर भी दोनों भाई घबरा गए चिट्ठियाँ कुएं में गिरने से कि अब तो भाई साहब हमें पीटेंगे ही पीटेंगे। तो इस तरह से उनके आंखें में से आंसू आ रहे थे और वो माँ की गोद को याद कर रहे थे। जी चाहता था कि माँ आकर छाती से लगा ले और लाड प्यार करके कह दे कि कोई बात नहीं, चिट्ठियाँ फिर से लिख ली जाएगी। अब देखिए, उन दोनों को बहुत डर लग रहा था कि कहीं भाई साहब पिटाई ना कर दे। माँ की गोद याद आती थी। जी चाहता था कि माँ आकर छाती से लगा ले और लाड प्यार करके कह दे कि कोई बात नहीं, चिट्ठियाँ फिर से लिख ली जाएंगी। तबीयत करती थी कि कुएं में बहुत सी मिट्टी डाल दी जाए और घर आकर कह दिया जाए कि चिट्ठी डाल आए, पर उस समय मैं झूठ बोलना जानता ही नहीं था। घर लौटकर सच बोलने पर रुई की तरह धुनाई होती। मार के ख्याल से डर ही नहीं, मन भी कांप जाता था कि अब ना हो घर पर पिटाई होगी। सच बोलकर पिटने के भावी भय और झूठ बोलकर चिट्ठियों के न पहुंचने की जिम्मेदारी के बोझ से दबा मैं बैठा सिसक रहा था। अब मैं यहाँ पर आया लेखक के लिए। इसी सोच विचार में 15 मिनट होने को आए। दोनों भाई बैठे रो रहे थे कि अब क्या किया जाए। देर हो रही थी और उधर दिन का बुढ़ापा भी बढ़ता चला जा रहा था। कहीं भाग जाने को तबीयत करती थी, पर पिटने का भय और जिम्मेदारी की दुधारी तलवार कलेजे पर फिर रही थी कि अब हो न हो भाई साहब हमें पीटेंगे। आगे देखिए, लेखक बताते हैं कि दृढ़ संकल्प से दुविधा की बेड़ियां भी कट जाती कि अगर हम मन में ठान ले कि अब हम कुछ ना कुछ तो करेंगे ही, संकल्प ले लें, तो कितनी से बड़ी परेशानी हो उसको हम दूर कर सकते हैं। मेरी दुविधा भी दूर हो गई, मतलब जो उसके मन में डर था वो एक प्रकार से थोड़ा दूर हुआ। कुएं में घुसकर चिट्ठियों को निकालने का निश्चय किया दोनों भाइयों ने। कितना भयंकर निर्णय था, क्योंकि उस कुएं में क्या था? सांप था। आगे देखिए बच्चों, पर जो मरने को तैयार हो उसे क्या? मूर्खता अथवा बुद्धिमत्ता से किसी काम को करने के लिए कोई मौत का मार्ग ही स्वीकार कर ले, और वह भी जानबूझकर, जबकि उनको पता था कि कुएं में एक भयंकर सांप गिरा हुआ है, फिर भी वो मौत के मुंह में जाने के लिए तैयार थे। इसीलिए तैयार थे क्योंकि उनको भाई का पिटने का भय सता रहा था। और फल यानी होता है परिणाम की क्या नतीजा निकलेगा, या तो वो चिट्ठियाँ लेकर बाहर आ जाएंगे या फिर सांप उन्हें काट लेगा। उसे फल की क्या चिंता कि उन्होंने सोच लिया कि अब तो कुछ भी हो जाए, हमको कुएं में से चिट्ठियाँ निकालनी ही है। फल तो किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर है। उस समय चिट्ठियाँ निकालने के लिए मैं बिस्तर से भिड़ने को तैयार हो गया। यहाँ पर बिस्तर किसके लिए आया? उसी सांप के लिए। पासा फेंक दिया था, मौत का आलिंगन हो अथवा सांप से बचकर दूसरा जन्म, कि या तो मौत ही आएगी या फिर सांप से बचाव हो जाएगा और मेरी जान बच जाएगी। इसकी कोई चिंता न थी, पर विश्वास यह था कि डंडे से सांप को पहले मार दूंगा, तब फिर चिट्ठियाँ उठा लूँगा। बस इसी दृढ़ संकल्प के बूते पर मैंने कुएं में घुसने की ठानी। छोटा भाई रोता था और उसके रोने का तात्पर्य था कि मेरी मौत मुझे नीचे बुला रही है। यद्यपि वह शब्दों से न कह सकता था, वास्तव में मौत सजीव और नग्न रूप में कुएं में बैठी थी, क्योंकि वो सांप उस कुएं में ही था। पर उस नग्न मौत से मुठभेड़ के लिए मुझे भी नग्न होना पड़ा। छोटा भाई भी नंगा हुआ, क्योंकि उनके पास और कोई चारा ही नहीं था। उन्होंने एक धोती तो कानों पर बांध रखी थी, एक धोती उनकी माँ ने दी थी चने भुजाने के लिए, और एक धोती उन्होंने पहन रखी थी। तो इस प्रकार से दोनों भाई नंगे हुए, एक धोती मेरी, एक छोटे भाई की, एक चने वाली, 2 कानों से बंधी हुई धोतियाँ, इस तरह से 5 धोतियाँ उनके पास हो गई, और कुछ रस्सी थी, उनको मिलाकर कुएं की गहराई के लिए वह काफ़ी हुई।
हम लोगों ने धोतियाँ एक दूसरे से बांधी और खूब खींच खींच कर आजमा लिया कि कहीं गांठ कड़ी तो है ना, खुल ना जाए। अपनी ओर से कोई धोखे का काम न रखा। धोती के एक सिरे पर लेखक ने डंडा बांधा जो हमेशा उसके साथ रहता था और उसे कुएं में डाल दिया।